बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध असम्बली में आगा सिराज दुरानी साहब से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने हुकूमत और नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जबकि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की जमानत की दरख्वास्त 19 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। दूसरी जानब आज एतजाज़ अहसन साहब ने अपने पार्टी लाइन से मुख्तलिफ बयान देते नजर आए और कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कमज़ोर होते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं और मौका मिले तो गर्दन पकड़ लेते हैं। इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आगा सिराज दुरानी साहब से सिंध असम्बली में मुलाकात की, जिसके बाद वो काफ़ी बरहम नजर आए और हुकूमत और नैब को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। क्या वजूहात हैं, किस लिए वो इतने गुस्से में हैं? देखिए, बिलावल गुस्से में आज थे बिल्कुल, और ये इसको जरदारी साहब की ईंटों से ईंटों वाली जो तकरीर थी वो तो अब चली गई बहुत ही पस मंजर में, बहुत ही, उसको तो आप समझ लें कि बिल्कुल ही वो हल्की फुल्का सा रह गया कि बिलावल साहब आज जो है वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बहुत ज़्यादा आप समझें कि ईंटों से ईंटों की ईंटों से ईंटें, बहुत दफ़ा आप ईंटें करें तो फिर कहीं जाके वो बिलावल साहब की तकरीर बनती है। और बात यह है सारी कि ये लिख के किसने दी बिलावल साहब को, पॉइंट्स बताए होंगे किसी ने, और मुराद अली शाह साहब के लिए उन्होंने बड़ी हमदर्दी का इजहार किया, उनके साथ बैठे हुए थे ज़ाहिर मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हैं सिंध के। लेकिन बात यह है कि अभी फौरी तौर पे नहीं, चंद दिनों के बाद इस पर फौरी खामोशी, अभी बिल्कुल जो है ना इसकी एक एक बात हो रही होगी कि किसके अल्फाज थे, किसने बताया। जरदारी साहब का कोई जिक्र नहीं, जरदारी साहब बिल्कुल पीछे आराम से, और अदी फरियाल तालपुर का जिक्र भी नहीं, वो भी खामोश, वो बिल्कुल। और बिलावल जो हैं वो मिले हैं नवाज शरीफ साहब से। अब नवाज शरीफ साहब से बिलावल मिले हैं, जरदारी साहब नहीं मिले, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि और भी रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं। आपको नजर है मौलाना साहब की खबर है कि शायद वो मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब, और भी लोग मिलेंगे, मिलना चाहिए। जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी बीमारी और बीमारी उनकी जो है बिल्कुल उसके ऊपर ना कोई सियासत होनी चाहिए और ना सियासत कर रहा है। लेकिन असल बात जो ये है कि बिलावल साहब ने आज जो तकरीर की, उससे बिलावल साहब का जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल फ्यूचर, उस पर क्या असर पड़ेगा, और वो असर पड़ेगा जी। आप इस बात को ध्यान में रखें कि शायद फौरी वो असरात नजर ना आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ खामोशी से ये तकरीर बिलावल साहब ने कर दी, और वो उस पर पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा बात करेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन बिलावल साहब का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उस पर ये तकरीर जो है लॉन्गर रन में इसका असर डालेगा। और वो मैं आपको इसलिए बताऊं क्योंकि देखिए बात यह है कि बिलावल साहब आगे जाके ये भी सोच सकते हैं मुझे धक्का किसने दिया, पलट के देखें तो जिन्होंने धक्का दिया वो नजर ही ना आ रहे हो। अभी बैजा जब मियाँ साहब का नहीं, मियाँ साहब आप चढ़े कदम, अरे मियाँ साहब जबरदस्त क्या तकरीर की है मियाँ साहब आपने, ओ हो जबरदस्त, ओ मियाँ साहब करते आखिर मियाँ साहब जो है वो ठोस, यानी बिलावल उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जरदारी साहब भी नहीं कर रहे कि मैं चाहता नजर आऊंगा तो अजीब सा लगेगा, लेकिन है जाहिर जरदारी साहब की सोच ही है। लेकिन मसला ये है कि इस बात को बिलावल आगे जाके हो सकता है दोबारा इस पे अगर तो वो उनके कोई आसपास ऐसी शख्सियात हैं जो कि जरदारी साहब से हटके उन्हें को मशवरा देने वाला है, तो फिर तो वो आगे जाके ये बात सोचेंगे कि मुझे धक्का किसने दिया था चंद महीने पहले या चंद साल पहले। मैंने कहा ये वो गुफ्तगू जो उनको ताकुब करेगी, बिलावल साहब का ताकुब करती रहेगी, जैसे ईंटों से ईंटें ताकुब करती है ना 2 साल तक 2.5 साल तक जरदारी साहब वापस आने के बाद फिर वो उन्होंने मामला तय हो गए, मैं वापस आ गए, ये वो तलाफी माफी जो भी था, मैं उधर चला जाऊँ, उधर उन्होंने कहा नहीं आप 2 इंटरव्यू करें, 2 बाहर से इंटरव्यू जरदारी साहब ने दिए, इंटरव्यूज में उन्होंने जबान इस्तेमाल की बड़ी, मैं माजरत नहीं, उन्होंने कहा अच्छा मैं खुद आ जाता हूँ एक खास इमारत में पिंडी इस्लामाबाद के हदूद में, उन्होंने कहा जी आपके आने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक मामला चला जरदारी साहब ने फिर उसके बाद कहा मैं खुद आ जाता हूँ, उन्होंने कहा नहीं आपके आने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू मेरा सुन लें आप। 2 इंटरव्यू उन्होंने दिए बाहर बैठ के, वो 2 इंटरव्यू पूरे देखे गए, फिर नहीं हुआ, फिर मतलब एक मुसीबत, जरदारी साहब वापस आए, उसके बाद मामला तय नहीं हुए। अब मसला ये कि अभी बिलावल, जरदारी साहब ने कहा मैं पीछे बैठूं, बिलावल को आगे कर देता हूँ, तो बिलावल ने आगे जाके कर दी पूरी बात। बिलावल जो है उनको 2-3 बातें अगर कोई मंझे हुए पुराने सियासतदान उनके आसपास हों
तो बिलावल को 2-3 बातें बताएं। एक बात तो ये बताएं कि बेनजीर भुट्टो साहिबा और जरदारी साहब जब भी पावर में आए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके आए हैं। ये कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये होता है और करके आए हैं, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट से ही बातें हुई हैं। 1985 में बेनजीर भुट्टो साहिबा जब वतन वापस आई थी तो पहला उनका ये था कि अमेरिका के खिलाफ नारा नहीं लगेगा, ठीक है, झंडे नहीं जलेंगे, ठीक है। उस वक्त जो है वो एक सूरत हाल थी ऐसी कि और अगर जियाउल हक का जहाज क्रैश ना होता तो इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे थे 85 के 86 इलेक्शन, तो कोई जेल भरो तहरीक तो नहीं बेनजीर भुट्टो साहब इनकलाब तो नहीं लाई थी। वो तो जहाज एक सूरत हाल हुई, क्रैश हुआ इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद फिर एक मामला चल पड़ा। लेकिन वो तो जुनीजो साहब की असेंबली जो थी वो डिसॉल्व होके फिर दूसरे इलेक्शन जनरल जियाउल हक करवाने जा रहे थे। और उस इलेक्शन अगर जियाउल हक जिंदा होते तो क्या इलेक्शन होता, क्या नहीं होता, वो अलग कहानी है। तो वो बाज दफा जो है वो ये मामला, और फिर उसके बाद भी यानी पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर गई कुछ अरसे के बाद, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उनकी भी गिर गई कुछ अरसे के बाद, फिर उनकी आई, उनकी भी गिर गई, वो चलता 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 आखिर में। और उसके बाद भी जब भी आई कोई भी हुकूमत मींस कोई भी हुकूमत, तो वो स्टेप अगर डील हो गई आपकी तो डील हो गई, फिर जबरदस्त, फिर आपने किसी को पहचानना ही नहीं है पलट के पीछे कौन था, कौन नवाज शरीफ था, कौन जरदारी था, कौन बेनजीर साहबा थी, कोई पलट के देखना ही नहीं पीछे। मौलाना साहब ने पलट के नहीं देखना संध्यार कौन है, संध्यार ने नहीं देखना कि अचकज़ई कौन है, मतलब आपने पलट के देखना ही नहीं है पीछे, ठीक है ना। एम के अल्ताफ हुसैन साहब का लग गया दो तो उधर, मतलब पलट के फिर देखना नहीं है पीछे, ऐसे ही। हाँ, अच्छा मामला ये है कि जब डील ना हुई तो फिर उसके बाद जो है वो डील की कोशिशें होती रही, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी वो छोड़ दें आप। ये 2000 देखिए क्या हुआ, जब ये हो गया ना 9/11, तो जरदारी साहब का ये बिल्कुल इस बात पे जरदारी साहब, बेनजीर भुट्टो साहबा के ख्याल जरा मुख्तलिफ थे, लेकिन जरदारी साहब को इस बात का यकीन था कि अगर 9/11 ना होता ना तो शायद मुशर्रफ साहब पहले हम अमेरिका को और बाहर दुनिया को कन्विंस कर लेते। वो कहते हैं ना मैंने डायलॉग के जरिए मुशर्रफ को निकाला, तो डायलॉग किससे किया? वो कहते हैं ना मैंने डायलॉग से मुशर्रफ को निकाला, तो किससे डायलॉग किया? किसी से डायलॉग किया होगा ना, इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ ही डायलॉग करके निकाला ना। मतलब क्या मुशर्रफ साहब को कहा उठ जाओ तो घर से उनके चल पड़े वो बाहर? ऐसा तो नहीं हुआ ना, किसी से। वो कहते हैं डायलॉग के जरिए मैंने मुशर्रफ को निकाला, तो डायलॉग किससे हुआ? अब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से हुआ और लोकल इस्टेब्लिशमेंट से हुआ, और फिर डायलॉग करके निकाला जी। कब्जा तो नहीं किया ना मुशर्रफ साहब के घर पे। अच्छा, अब बात यह है कि अब वो सूरत हाल तब्दील हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि ना बाहर की इस्टेब्लिशमेंट्स और ना आपकी अपनी इस्टेब्लिश। देखिए चढ़ाने वाले बहुत हैं, बहुत चढ़ाएंगे जबरदस्त, बैजा क्या तकरीर कर दी आपने, क्या। देखिए जब मुशर्रफ साहब के साथ इलेक्शन हुए 2002 के, मुशर्रफ साहब चाहते थे मेरे साथ पीपल्स पार्टी आ जाए। मुशर्रफ साहब ऑल एंड ऑल थे, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ आ गई थी, लोकल भी आ गई थी 9/11 के बाद। उन्होंने कहा इलेक्शन करवाता हूं, इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी आ जाए, पीपल्स पार्टी मेरे साथ। मखदूम अमीन फहीम तैयार, बड़ी हद तक यहाँ मीटिंग भी हो गई इस्लामाबाद में अमीन फहीम साहब मरूम के साथ, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं तो बेनजीर भुट्टो साहबा को नहीं छोड़ूंगा। बेनजीर भुट्टो साहबा की तरफ देखा, बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा कि मैं आऊंगी वापस तो मैं, और हर एक तारीख हमारे सामने है। उन्होंने कहा नहीं, वो पैट्रियट बन गई, पैट्रियट के लोग गए बीबी से मिलने के लिए, बीबी ने कहा नहीं मैं वापस आके लेके, उसके नीचे पैट्रियट बन गई, वो पैट्रियट आ गए। लेकिन हुआ क्या कि एक डायलॉग चला। अच्छा, वो डायलॉग जो है वो फिर 2004 में फिर जरदारी साहब के साथ हुआ। जरदारी साहब बाहर गए, जरदारी साहब ने भी यही कहा कि मैं वापस आ जाता हूँ, बीबी की जगह मैं वापस आके संभाल लूंगा पार्टी। जरदारी साहब वापस आए, लाहौर लैंड हुए। उस वक्त भी बात नहीं बनी। उस वक्त जो है वो जनरल नदीम ताज साहब MI को हेड कर रहे थे, उनके साथ बातचीत थी, जो बाद में जिन्होंने ICI को भी हेड किया, तो उनके साथ बातचीत चल रही थी। अब मसला ये है कि उसके बाद एक सिलसिला चला, डील हुई, पकी बनी, बाहर के प्लेयर्स, अंदर के प्लेयर्स, अफगानिस्तान के हालात, हम ये डिलीवर, ऐसे डिलीवर, ये होगा, ये सारा हुआ। अब ये सूरत हाल है कि ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं वो बात कर रहे हैं तालिबान के साथ जी। अच्छा, यानी रीजन के हालात है ना, मतलब उसमें किसी को, सर देखिए रियासतों को कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई किसी किस्म की रियासतों को दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त आपके ख्याल से अमेरिका के अंदर आप जरा तस्वुर करें कि तालिबान से बातचीत हो रही है और हामिद करजई, कौन हामिद करजई कह रहा है अशरफ गनी से
कि आप ये इतनी अच्छी बातचीत हो रही है तालिबान से, आप फौरी तौर पे जितने उनके कैदी हैं उसमें से कम बहुत सारे कैदी तालिबान के आप रिहा कर दें जेलों से, अदर अंदाजा लगाएं, और तालिबान से मुज़ाकरात करें। मुल्ला बिरादर, अब्दुल सलाम ज़ईफ, ये सारे वो शख्सियत वो बात कर रही हैं, और पता चल रहा है कि मुल्ला मोहम्मद उमर तो अफगानिस्तान में। देखिए बात यह है कि वो ये तब्दील हुई सूरत हाल है। इस सूरत हाल में आप कहां फिट होते हैं, कहां फिट नहीं होते। आज की तकरीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल साहब की, उसको बगौर अगर सुने तो बिलावल साहब ने बार बार कलअदम जमाते हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन कलर, ये टाइमिंग इसकी वो है जब पाकिस्तान का नाम FATF में डालने की बात हो रही है। ये वो है कि हकीकतन इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुसलसल सरहदों पे तनाव है, सरहदों में जिसका जिक्र आज शाह महमूद बिल्कुल तनाव है, तनाव मौजूद है सरहदों पे। इलेक्शन, अल्लाह ताला खैरियत से इलेक्शन निकाले इंडिया का, वहां तनाव मौजूद है सरहदों पे। बात ही है कि ये, और इन हालात में आपके यौम पाकिस्तान की तकारीब हो रही है 23 मार्च को, और डॉक्टर महातिर मोहम्मद आ रहे हैं, दीदा दिलफर शेरा, और उसके साथ साथ बहरीन के, ओमान के, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, बाकी ममालिक के भी आला सतही वफूद आ रहे हैं। और तो मतलब एक वो भी इवेंट हो रहा है। ये भी हो सकता था ना कि हम उसमें पोस्टपोन कर देते। ये वो तकारीबें जो रियासत की हैं, देखिए ना, यानी रियासत की तकरीब है 23 मार्च। अब बात यह है कि इस मौके पे आप जो हैं वो वहां से दबाव आ रहा है, आप कह रहे हैं कलअदम जमाते हैं, कलअदम जमाते हैं, कलअदम जमाते हैं, अब कलअदम जमातों के ऊपर आपने क्या किया सिंध में, या मरकज में आपकी हुकूमत थी तो आपने क्या किया, इस मरहले पे क्यों ये मामला उठा। तो ये तकरीर लिखी किसने है, इस तकरीर के पॉइंट्स क्या हैं, इसकी ऑडियंस कौन है, कलअदम जमाते हैं अच्छा। अब दूसरी तरफ क्या मामला है कि 11,000 एकड़ जमीन है, 11,000 एकड़, और 26-27 रेफरेंसेस हैं जी, और 6, अब ये जरा वर्ड आप सुनिएगा, 665 अरब रुपया, 665 अरब रुपया जो कि स्टैब्लिश हो गया है, जिसके सारे केसेस हैं। नैब के हवाले से उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त, कि नैब के ऊपर तनकीद और नैब का कानून क्या, और वो बात वो बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा, और भी बात, ये नहीं कि सारी उनकी, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि बिलावल को जो तकरीर दी देने वालों ने, जिसने भी पॉइंट्स लिखवाए, जरा किसी ने पॉइंट्स लिखवाए होंगे, बिलावल साहब ने डिस्कस किया होगा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दी, तो जिस किसी ने भी मशवरा दिया वो बिलावल साहब को ये नहीं बताया कि डायलॉग, देखिए डायलॉग करना बेनजीर भुट्टो साहबा का एक बड़ा जबरदस्त उनका निगोशिएशन, अपनी जगह निगोशिएशन करना, बात करना एक बड़ा मुश्किल फन है। और ये बेनजीर साहबा या नवाज शरीफ साहब साल से, या चौधरी शुजात साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब या असफंदियार वली साहब साल से सियासत में रह के और उसके बाद वो यहां तक पहुंचे कि उनको पता है, उन्हें पता है कि कौन सी बात क्या हमने करनी है। अब देखो मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब साथ बात होती है वो मजाक में कर जाते हैं, लेकिन एक उन्हें पता है कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी, ऐसे ही है। अब मसला ये है कि बिलावल को जिन लोगों ने भी लिख के दी है उन्होंने कहना बिलावल को धक्का दे दिया, यानी बिलावल को धक्का दे दिया कि बिलावल आप करें, हम तो नहीं कर सकते, पीछे बैठ गए। देखिए ना, अब मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मरियम जो है, मैं मरियम, इतनी कौन सी मोहब्बत जाग गई नवाज शरीफ साहब के साथ, भाई ऐसी कौन सी मोहब्बत जाग गई भाई। नवाज शरीफ साहब के आप इत्तेजाज एहसन साहब के सुने ना, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वो बिल्कुल अलग बात करें नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला से दे, वो अलग बात करें, ऐसी कौन सी मोहब्बत जागी। यहाँ डील अगर हो जाए तो एक कौन नवाज शरीफ कौन क्या, तो किसी को वो पता ही नहीं है, नवाज शरीफ का पता भी ना हो, उनके भाई जो है वो अपने मामलात जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मरहले पे मेरा ख्याल है बिलावल साहब को रियासत का के मफादात को सामने रखते हुए सियासी बात करनी चाहिए थी। उनकी गुफ्तगू का जो सियासी हिस्सा था, मिसाल के तौर पे वो ये बात कर सकते थे कि रावलपिंडी में मुकदमा कम शिफ्ट होना, या पीपल्स पार्टी की माजी के हवाले से वो कोई बात ऐसी अदालतों के हवाले से बेनजीर भुट्टो साहबा मुहतात रह के चमक का लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी, और तारीख का हिस्सा है। भुट्टो साहब की फांसी है, या उसके बाद जब नसीम हसन शाह साहब ने असेंबलियों के ऊपर हवाले से 2 अलग अलग फैसले दिए, बेनजीर भुट्टो साहब ने चमक की बात की, नवाज शरीफ साहब की असेंबलियां बहाल हो गई, इधर बहाल नहीं, ये बात तारीख का हिस्सा है। लेकिन फिर तारीख के और बहुत सारे हिस्से हैं, एनआरओ भी तारीख का हिस्सा है, तो एनआरओ हिस्सा है तारीख का, और तारीख अगर आप कहें कि एनआरओ हिस्सा नहीं है तारीख का, पाकिस्तान की सियासी तारीख बगैर एनआरओ के लिखी जा सकती है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। और एनआरओ भी हिस्सा है, और ये भी हिस्सा है कि जो
यानी सिंध के अंदर ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि सिंध के अंदर कोई काम हुआ ही नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर करप्शन और बद इंतजामी बहरहाल अपने अरूज पे है। और उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडे पे तंग आ गए हैं, तो प्रोपेगेंडा तो जो है उसको फिर काउंटर प्रोपेगेंडा अदारे नहीं इस्तेमाल हुए माजी में? क्या पिछले 5-10 सालों में क्या सिंध के अंदर PID से लेके ये सोशल मीडिया सेल और फलाना और मरियम नवाज हमारी बहन जो है वो PID ये सारा ऐसे नहीं हुआ? क्या ऐसे नहीं हुआ? ऐसे हुआ है। और ये एक पार्टी ने नहीं किया, ये हर पार्टी जब भी बरसर इक़्तिदार आई है इस मुल्क में, या पार्टी नहीं आई, पार्टी की जगह कोई मार्शल्लाह लगाया कोई और, तो उसमें ऐसे ही हुआ है। वो अदारे इस्तेमाल हुए हैं सारे। या तो ना कि इंडिपेंडेंट अदारा कोई बिल्ड हो गया जी, उसमें इंडिपेंडेंटली बराबर। तो अब मसला ये है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां सब पे खड़ी हैं, और गिरफ्तारियां हैं और सख्त गिरफ्तारियां हैं। अच्छा, फौरी तौर पर मैंने आपसे ना फौरी तौर के ऊपर इसमें आपको शायद हो सकता है कुछ नजर ना आए, खामोशी सी हो जाए कि चीजें चलती हैं रूटीनली। ये कुछ दिनों के बाद इस तकरीर के असरात आने शुरू होंगे और वो बड़े सख्त होंगे। यानी एक चीज आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें अदालतों को भी आपने खींच लिया, आपने सब, मैंने कहा नैब के कानून और उसके हवाले से बात और तारीख के हवाले से कि पिंडी के अंदर बात हुई या बाकी मामला वो दुरुस्त था, लेकिन जो बात थी इस वक्त वो ये कि कलदम फैसल रजा आब्दी साहब के इंटरव्यू निकाल लें तो खुर्शीशा सबसे बड़े उसमें निकलते हैं कि वो कर, तो ये बात जो है ना, ये इस वक्त बात जो है वो करना क्या मुनासिब था? नहीं था मुनासिब। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को धक्का किसी ने दे दिया है, और बिलावल साहब को कुछ दिनों में अंदाजा होगा इस बात का कि उनकी तकरीर का कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो उनको सियासी तौर पर हॉन्ट कर देगा। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। अल्ताफ हुसैन साहब ने एक दफा मुझे बताई, वो कहते हैं कि MKM के बानी उन्होंने कहा, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो 92 में जब 91 में गालिबन वो कराची के अंदर कहीं छापा पड़ा, तो उस जगह लड़के हमारे MKM के लिए आते थे, इधर उधर ले आए पकड़ के, कोई बत्ता इधर उधर मोहल्ले में होता था छोटा मोटा वाकया। तो अचानक एक दिन किसी को लेकर आ गए, तो उसने थोड़ी देर के बाद 1 मिनट ने कहा ठहर जाओ, मेरी बात सुनो, मैं जो हूँ ये मोहल्ले वाले में नहीं, मेरा नाम मेजर कलीम है और मैं ISI का मेजर हूँ। लड़कों ने कहा कौन सी ISI तब? अच्छा, उसके बाद आए खैर थोड़ी देर के बाद रेस्क्यू हो गए, उनको छुड़ा के ले गए मेजर कलीम साहब को। अब अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं हमारा सारा मामला ठीक ठाक हो गया, खत्म हो गया। कहते हैं डॉक्टर साहब उसके बाद 1 साल के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ 92 का, और ऑपरेशन में ये होता था कि 5 अगर थप्पड़ पड़ते थे ना बाकी बदमाशी और भत्ताखोरी पे, तो उसके बाद 6ठा थप्पड़ पड़ता था कि ये मेजर कलीम की तरफ। तो बात ये है कि एम्पायर स्ट्राइक बैक, तो सिस्टम है ना, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको एस्टेब्लिशमेंट, क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत है? नहीं जरूरत। पीपल्स पार्टी की बयानी की जरूरत नहीं है उनको। ये बात देखिए, आप देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है ना, मैं कोई यहां पर कोई मौलवियों वाली बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ट्रिपल मौलवी। मुझे आप ये बताएं और कोई इस सवाल का जवाब दे कि अफगानिस्तान में इतने खरब डॉलर्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, यानी ड्रोन्स, जहाज, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गए लोग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको अंदाजा है क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हाना जिसे कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि, मतलब मैं मुख्तसर बात करके फिर वापस आता हूं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, प्रोड्यूसर से कहें कि काइंडली रुक जाए 2 मिनट। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि आपकी जो मशीनें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो मशीनें आपसे ज्यादा ज़हीन है या आपसे ज्यादा सोच सकती हैं? उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि मेरा जो टेलीफोन है क्या वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, या मेरे पास कोई भी एक मशीन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है, यानी मेरा जो फोन है वो, मैं अपने फोन को ऐसी एप्लीकेशन आ गई है, आवाज दूंगा करो तेरे वॉइस रिकग्निशन, तो टेलीफोन स्टार्ट हो जाएगा, काम शुरू कर देगा। उसके बाद मैं हल्का सा डालूंगा यूट्यूब पे कि क्या मैंने सुनना है, कोई गाना सुनना है, कोई म्यूजिक सुनना है, कोई तकरीर सुननी है, तो मैं हल्का सा करूंगा तो खुद ब खुद मुझे यूट्यूब सजेस्ट करेगा कि मुझे
ये सुनना चाहिए, मुझे ये सुनना चाहिए। अगर मैं इसको किसी चीनी के हवाले कर दूं, किसी फोन को, वो चीनी उस पर यूट्यूब पर टू 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 चीनी गाने डाल दे, चीनी इशारा कर दे, तो ये टेलीफोन जो है ये चीनी का हो जाएगा। वो जैसे यूट्यूब सजेस्ट करेंगे, गूगल करेंगे, वो चीनी में। अब देखे ना, तो ये आर्टिफिशियल मशीनें जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इंसानी दिमाग से, इंसानी जहनियत, इंसान का जो जहन है उससे आगे निकल रही हैं। अब ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप अफगानिस्तान में क्या है, टेलीफोन टैपिंग से लेके, यानी ये फिंगरप्रिंट्स भी चले गए आपके हाथों से, आप ये कॉर्निया रिकग्निशन हो रही है, ये हो रहा है, बातें सुन रहे हैं दुनिया भर की, आप सारी टेक्नोलॉजी कर आके, और आखिर में अमेरिका बात कर रहा है अब्दुल सलाम ज़ईफ और मुल्ला ब्रदर से। यानी इसका मतलब है कोई चीज ऐसी होती है जो आपके हाथ में, आपकी टेक्नोलॉजी जहां मारी जाती है हर चीज। यानी बिल्कुल आप कहते हैं कि यार क्या हुआ कि यार ये सारा प्लान था, मैंने ऐसे भी किया, मैंने ऐसे भी किया, उसने ऐसे करना था, उसने ऐसे करना था, इसने यूं आना था, अमेरिका ने ये करना था, पाकिस्तान, इंडिया ने ये करना था, रूस ने ये करना था, सब ने ये करना था। यार एक मिनट जरा, फिर ऐसे क्यों हो गया जी? तो इसलिए कि आप ये सोच रहे हैं कि सबने ऐसा करना था, उस पर एक चीज आप नहीं सोच रहे कि अल्लाह ताला ने भी कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे आप जो प्लानिंग में, अपनी प्लानिंग में अल्लाह ताला, और वहां क्या लिखी हुई थी बात, क्या होना था अफगानिस्तान, आगे क्या होगा, कैसे मामला चलेंगे, ये टेक्नोलॉजी का इस तरह से बर्बाद होना। अब उस टेक्नोलॉजी में वो बयानियां नहीं है, वो बयानियां नहीं है इस वक्त वो बयानियां है कि हामिद करजई, जिसके बारे में कंडीशन रखी थी अमेरिकन ने कि वो जब ये वोट टेकिंग हो सदारती, तो उसमें हामिद करजई को होना है जरदारी साहब, वो हामिद करजई कह रहा है कि तालिबान को रिहा करें, उसने अपनी पोजीशनिंग चेंज कर ली है जी, और वो सर्वाइव कर जाएगा। हामिद करजई एज अ पख्तून अफगान पॉलिटिक्स में वो अपने सर्वाइवल ढूंढ रहा है। उसने वो कह रहा है तालिबान के साथ मुज़ाकरात करो को, इनके जिनको उसने पकड़ा था, वो कह रहे हैं उनको जेलों से नहीं, सोच रहा है कि यार एक मिनट ये क्या मेरे ऊपर दबाव है। तो दुनिया के आप, मसला यह है कि बिलावल ने सियासत आगे करनी है, ये चीजें बिलावल को का ताकुब करेंगी, और बिलावल को भी बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में बात करने की मेरा ख्याल है कि इजाजत ठीक है, नहीं मिलेगी आज की तकरीर के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से कैसे नहीं मिलेगी? नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। 19 तारीख को जी बिल्कुल। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त जमानत भी सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को लग गई है। आज वो कह रहे हैं कि अदालतें रिलीफ दें तो मैं अपना इलाज खुद करवाऊंगा। देखिए बात यह है कि बीमार वो हैं और इसका इंतजार करना चाहिए कि वो अदालतें क्या फैसला करती हैं जी। लेकिन साथ साथ दूसरी बात जो है वो ये है कि एक पसे पर्दा भी बातचीत चल रही है, और वो उसमें जाहिर है कि इतलात ये हैं कि चौधरी साहबान उसमें कहीं एक्टिव हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज साहब के हवाले से चल रही है, वो बिल्कुल अलग बातचीत है। और वो जो है, लेकिन वो बातचीत जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जुगाड़ लगा रहे हैं, शेख रशीद साहब ने कहा, शेख जो 3 वज़रा का जिक्र किया, वो शेख रशीद साहब गालिबन शहरियार आफरीदी और एक असद उमर साहब की तरफ, क्योंकि उनकी कोई वीडियोज ऐसी बात है, लेकिन वो उसको आप छोड़ दें साइड पे। जो असल मामला है ना, वो कलदम जमातों का इसका नहीं है, वरना पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है, मतलब ये छोड़ दें बात, आप कलदम जमातें फलाना। असल बात है कुछ टाइमिंग्स और ये वक्त, यानी इसी वक्त कलदम जमातें से पहले नहीं इसी वक्त, क्योंकि आज वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी एक रेजोल्यूशन आ रही है। तो बात यह है कि वो ये टाइमिंग से किसने दी, क्या अभी बैजा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ये बिल्कुल वही सूरत हाल हुई जो जिससे माजी में नवाज शरीफ साहब भी गुजरे हैं कुछ अर्सा पहले, और कुछ अर्सा पहले गुजरे नवाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी, जब वो ईंटों से ईंटों वाला मामला हो गया था। और यानी अब आप ये अंदाजा लगाएं, ताहिरुल कादरी साहब का वो जलसा आप याद करें लाहौर का, जिसमें जरदारी साहब और इमरान खान साहब एक जगह पर क्लिप निकालें जरा, वो जो क्लिप है उसमें ये था, इलेक्शन से पहले एक ऐसा माहौल बन रहा था कि ताहिरुल कादरी साहब ने लाहौर में जरदारी साहब और इमरान खान साहब, ये चल रही थी ना बातचीत, और मैं मुस्तकिल कह रहा था कि नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गैर फिक्री पॉसिबल नहीं है। अब मसला ये कि लेकिन वही हुआ कि इमरान खान जब पहुंचे तो गालिबन जरदारी साहब नहीं थे, जरदारी साहब पहुंचे तो इमरान खान नहीं थे। ये लाहौर का जो जलसा है, धरने वाली पिक्चर नहीं, लाहौर का जो जलसा था, तो उसमें ये हुआ कि वो दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी, वरना ये भी मामला चल रहा था। तो बात यह है कि जिसका जहां लग गया दाव, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई ये कहे कि हम बगैर डील्स के या हम बगैर एनआरओ के,
और इस्टेब्लिशमेंट्स बाज दफा बड़े अजब फैसले करती हैं। मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊं कि एक दफा यानी ज़ियाउल हक साहब के उस वक्त के जो रफाका थे सीनियर्स, उनमें से एक साहब जो कि दुनिया में नहीं है, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने प्रोग्राम में बात की थी 2003 या 4 में। एक जुमला वो कह गए थे तेजी से, मतलब उन्होंने कहा एक ऐसा वक्त आया था कि जब ज़ियाउल हक साहब आए और ज़ियाउल हक साहब के सामने अब ज़ाहिर मार्शल्लाह लगा दिया उन्होंने, नेकेड मार्शल्लाह, बिल्कुल मार्शल्लाह, सख्त अदालतें बन गई, बिल्कुल फौजी अदालतें, ये वो सारा क्रैकडाउन हो गया। लेकिन उसके बाद अब ये था कि नया पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे बनेगा, तो उनके सामने एक ऑप्शन जो था वो ये था कि वो असगर खान को सपोर्ट करें। लेकिन ज़ियाउल हक साहब ने उस वक्त असगर खान साहब को सपोर्ट नहीं किया और ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो एक नौजवान को तलाश किया उनकी जमात से, जिनका नाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जी। उन्हीं की जमात में थे गालिबन तहरीक इस्तिक़लाल में, लेकिन उनको नहीं किया और बतौर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला किया। और आप देखें कि उसके बाद अजहर खान साहब, और क्योंकि वो थोड़ा सा ईगो का भी मसला आ जाता है कि ये यानी क्यों पॉपुलर है इतना, मतलब ये आर्म फोर्सेस से ही है अजहर खान बड़े मुनासिब, तो अजहर खान डंप हुए एक साइड पे और उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब आगे आ गए, उनको बाकायदा बना के। और अब ये सूरत हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब समझ में नवाज शरीफ खड़े हैं। तो ये एंटी स्टैब्लिशमेंट, ये प्रो स्टैब्लिशमेंट, मैं तंग आ गया हूं, मैं ये हूं, मैं फला हूं, ये कुछ नहीं। ये आप आखिर एट द एंड ऑफ द देखें, एट द एंड ऑफ द डे अभी तो हुआ है एनआरओ, अभी ये कैसे हुआ है, अभी देखिए ना, अभी ये कैसे प्रोसेस चलेगा। मैं जो कह रहा हूं ना कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस की डैमेज ना हो जाए इस पूरे। मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूं और आज तकरीर की बात देखें, अब ये अभी तक नैब के रेफरेंसेज नहीं आए। अब नैब के रेफरेंसेज आएंगे तो बिलावल कौमी असेंबली के रुकन तो है ना, और जरदारी साहब भी हैं, तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ करेंगे, फिर आया करेंगे ये तो एक तरह से असेंबली में अब इधर से वुज़रा आएंगे, ये वुज़रा आके डिफेंड करना शुरू करेंगे और बहुत सारे वुज़रा हैं उनकी वो टोन ही नहीं है, वो उसी तरह बात ही नहीं कर सकते या वो बात नहीं करेंगे आगे से जी। तो इमरान खान साहब के लिए मैंने कहा ना, ये सियासी किराए से वो असद उमर साहब ने बात की कोशिश में, उनको सूट ही नहीं करता वो लबो लहजा। वो आने वाले बजट में महंगाई, बाकी मामला, कर्जे वर्जे, ये अगर स्पीच करते हैं ना बिलावल, जो इश्यूज हैं, तो ज्यादा मुनासिब थी। लेकिन वो चूंकि उन्होंने एक ऐसी स्पीच कर दी जो हॉन्ट करेगी आने वाले दिनों में उनको भी और बाकी सियासी कायदीन को भी, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये स्पीच कहीं बहुत बात के लिए रखते शायद तो वो मुनासिब। तो शुरू अगर इससे हुआ है, कुछ जेल भरो तहरीक, कोई फलाना, कोई 23 मार्च से कोई मुजाहरे कर रही है नून सिंध में, क्या करे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ना होने दिया जाएगा। और बहरहाल ये बात जरूर है कि जो संजीदा शख्सियात थी, कैम अली शाह साहब बैठे थे, निसार खोड़ो साहब बैठे थे, बाकी लोग सारे, इवन मुराद अली शाह साहब, ये सारे जितने पीपल्स पार्टी के जो सियासत का ऊंच नीच जितने सालों में देखते हैं, उनको समझाना चाहिए था कि कौन सी बात करनी। शहरी रहमान साहबा हैं, बाकी लोग हैं, उनको समझाना चाहिए था, इवन जरदारी साहब को भी, कि कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। बिलावल जाहिर अपने जोश में बात कर गए, लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि ये तकरीर उनको हॉन्ट कर देगी। और ये जो प्रोसेस है ना कि दोबारा आप ये स्पीच करेंगे, ये इससे ज्यादा की करेंगे, ऐसा अब नहीं होगा, ये ऐसा नहीं हो पाए, ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती ना, ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया के सामने बाकी दाएं बाएं आगे पीछे आप अपने गुस्से में सारी चीजें लपेट के चले गए, ठीक है ना। तो वो तो मेरा ख्याल है कि बिलावल के साथ तमाम शख्सियात जो है ना, ये फेसबुक और ट्विटरों पे इधर बैठ के उधर बैठे, शाबाश जबरदस्त, शाबाश जबरदस्त, बहुत है, जो सामने आके टीवी पे जब आए तो बिल्कुल खामोश हो गए। तो ये तो ड्रामेबाजियां बहुत हमारे यहाँ हो गई ना। लेकिन ये है कि जब रियल टाइम पॉलिटिक्स आती है तो यही शख्सियात आपको इधर से उधर, उधर से उधर, यानी अब वो आपको पता है मुस्लिम लीग नून को भी गालियां दे रहे हैं। बहुत से लोग जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को फंसवाया, उन्होंने काम धंधा कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं करना उन्होंने, वो ट्विटर के शहंशाह, वो मियां नवाज शरीफ साहब को वो बुरा भला कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को कि आपने वो काम नहीं करके दिखाया जो बिलावल ने करके दिखा दिए। अच्छा, पहले वो नवाज शरीफ साहब कहते थे आपने वो काम नहीं किया जो जरदारी साहब को आप करें, वाह वाह सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद वो अच्छा देखें कितना था, फिर वो उधर से उधर हवा के साथ साथ, हवा के साथ आगे जाके, तो वो सारे जो हैं वो इसी तरह बोलते रहेंगे। बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि मुझे इस आने वाले दिनों में जो सियासी बहरान खड़े हो रहे हैं, वो मुझे, मेरी जात को या मेरे खानदान को, क्या उनसे फायदा हो रहा है या नुकसान होने जा रहा है जी। और मेरा ख्याल है कि जो नुकसान होने जा रहा था
उससे ज्यादा नुकसान होगा। अब तलखी आएगी, अब तलखी जब तलखी आ जाती है ना तो फिर वो तलखी आ जाती है। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या आप देख सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में मिलकर कोई तहरीक चला नहीं, सकेंगे? देखिए मरियम नवाज साहब ने तहरीक चलानी होती तो वो खुद तहरीक का ऐलान कर देती, वो क्यों करेंगी? देखिए ना, वो तो, और बिलावल साहब क्यों करेंगे नवाज शरीफ साहब के लिए? तो बिलावल साहब नवाज शरीफ के लिए तहरीक चलाएंगे सिंध के अंदर इस वक्त? क्या ये सिंध के अंदर तहरीक अगर चलेगी तो नवाज शरीफ साहब के लिए चलेगी। असल बात यह है कि वो तहरीक ज़ाहिर, और तहरीक कौन सी सिंध में चलेगी? बात यह है कि कुछ ये जो ऑपरेशन धबड़दूज है, इसमें जहां तक आपने अचीव कर लिया, जहां तक आपके पास आ गया, उससे वापस नहीं जाएगा। ये थोड़ी कि कराची का लॉ एंड ऑर्डर दोबारा खराब होगा, नहीं खराब होगा, नहीं कराची बंद होगा दोबारा, नहीं बंद होगा, लास्टिंग नहीं शुरू नहीं, जहां होगा रियासत आएगी दोबारा, नहीं होने जा रहा है इस तरह। अदालतें जो है वो फिर जज साहिबान डरना शुरू, नहीं होगा ऐसा। अदारे, अब मामला यह है कि उसमें अगर तो आप बिल्कुल यानी ये देखें, अब मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब और बिलावल साहब की इस वक्त क्या सियासी हिकमत अमली है, लेकिन यहां तक जहां तक दर्जा हरारत तो उन्होंने बिलावल साहब की स्पीच की बात बढ़ा दी है। अब उस स्पीच के को वापस लाना, उसके दर्जा हरारत को या तो वापस कैसे लाया जाएगा, या बिलावल उसी पे रहेंगे और दोबारा नरम मिजाज होंगे, कैसे होंगे? मेरा ख्याल है कि तलखी, आज की तकरीर तलखी छोड़ गई। इतनी तलखी जो है वो पैदा नहीं होनी चाहिए थी, और इतनी तलखी इससे पहले ही मामलात को अगर किसी ना किसी स्टेज पे या कि आगे जाके रेफरेंस फाइल हो रहा है, फलां हो रहा है, अदालत इधर उधर दाएं बाएं आगे करके, लेकिन ऐसी कोई चीज जो कि रियासत के लिए नुकसानदेह हो, वो मेरा ख्याल है, और तवील अरसे तक नुकसान देती रहे, वो चीज मेरा ख्याल है उससे इज्तनाब बेहतर था। बिलावल साहब जो है, बात उन्होंने बड़े महजब उसमें की, और जाहिर है वो पढ़े लिखे नौजवान है सब कोई, लेकिन वो रियासत को चीजें डैमेज कर गई इस मरहले पे, जबकि पड़ोसियों का दबाव भी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव है, सब कुछ है, तो रियासत तो आगे निकल जाएगी। लेकिन वो पीछे पलट के जो है ना, वो बिलावल साहब का जो है ना, वो जब क्लिप प्ले होता रहेगा मीडिया पे या पब्लिश होगा दुनिया भर में, और लोग यूज करते हैं, लोग अपने कामों के लिए यूज करते हैं, अपने कामों के लिए बिलावल साहब का नाम यूज करेंगे, जैसे पहले नवाज शरीफ साहब किया बेशुमार लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।